नमस्कार, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर आपका अपना YouTube चैनल और Facebook पेज लैंड ऑफ डेमोक्रेसी में। मैं बता दूं, मेरी मौजूदगी अभी वैशाली में है। वही वैशाली तंत्र की जो जननी है वो वैशाली है। यहीं से पूरे लोकतंत्र की शुरुआत की गई थी, पूरे विश्व प्रसिद्ध है। और इसी लोकतंत्र की जननी की भूमि से, मिट्टी से एक लाल उभरता हुआ नजर आया है। और मैं बता दूं, पहले का दौर वाला वो बिहार नहीं है, ये आज का बिहार है। आईएएस आईपीएस की धरती का बिहार है। हमारे समक्ष प्रिंस राज जी बैठे हुए हैं, जो कि ऑल इंडिया रैंक 141 लाकर, और इनके चेहरों पे मुस्कान देख रहे होंगे। मैं इनका इंटरव्यू काफी लेट से ले रहा हूं। कारण है कि इनको छुट्टी नहीं है और सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। और मैं बता दूं कि वैशाली के हाजीपुर गांधी आश्रम में इनका निवास स्थल हुआ। और सुबह सुबह वैशाली के यशपाल मीणा, जो कि डीएम साहब हैं, उन्होंने इनको भी कॉल करके बुलाया और उनको सम्मानित किया। और अपना जो व्यक्तिगत राय है, जो बधाइयाँ होती है, कंग्रेचुलेशन होती है, मतलब सुबह से बधाइयों का तांता जो लगा हुआ है, वो इनकी चेहरे के जो थकान है वो बता रही। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। हाँ। कि फाइनली वो दिन आया जो सपना देखा था, जो कभी सोचा था कि ये करना है, वो आज कल पूरा हुआ है। तो बहुत ही खुशी महसूस हो रही है उसकी। और मैं बता दूं कि इनका जो उम्र है ना, 25 साल है। 25 साल में बिहार के जो लोग होते हैं इतिहास रच भी देते हैं। और इतिहास के लिए मतलब शुरुआती दौर होती है 25 साल की। हाँ, अब यहाँ से हम तैयारी करेंगे तो आगामी 3 साल 4 साल में हम कहीं सेट हो जाएंगे। लेकिन ये जो वैशाली का जो लाल है ना, वो 25 साल में ही, महज 25 साल, इतनी अच्छी रैंक लाकर क्या मिलेगा? मतलब ये पोस्ट है, जिस हिसाब से आपको रैंक मिला है, उस रैंकिंग के हिसाब से आपका जो पोस्ट होगा, जो लेवल होगी, वो क्या चीज की होगी? जी, अभी जो रैंक आई है मेरी 141 रैंक, चूंकि मेरा ओबीसी कैटेगरी है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे आईएएस मिल जाएगी। देख सकते हैं, आईएएस मतलब हर एक का सपना होता है। हर एक गरीब बच्चे, अमीर बच्चे, जितने भी माता पिता है, जब जन्म देते हैं बच्चे को, तो यही उनके माइंड में चलता है कि ये बच्चा को बड़ी ऊंचाई तक लेकर जाएंगे हम। आज वो दिन, मतलब समझिए कि छू दिए, टच कर दिए वो आसमान को, और सीना चीर के बता दिए कि हाँ, वैशाली का लाल बन सकता है। एक गरीब के घर में भी बच्चे डीएम बन सकते हैं, एक अमीर के घर में भी बच्चे बन सकते हैं, बशर्ते उनकी मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। क्या सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात है। तैयारी जो शुरुआती दौर में आपका जो एजुकेशन रहा है, वो बिहार बोर्ड रहा है या फिर सीबीएसई रहा है? पढ़ाई मेरी सीबीएसई से ही हुई है। पूरी पढ़ाई 12th तक की पढ़ाई मेरी सीबीएसई से हुई है। अच्छा जी। और 12th में जो आपका स्ट्रीम था, वो क्या चीज का था? मेरा मैथ्स स्ट्रीम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। हाँ। तो वही स्ट्रीम थी मेरी। और ग्रेजुएशन में क्या मतलब स्ट्रीम था आपका? ग्रेजुएशन मेरी इंजीनियरिंग मैंने करी है, सिविल इंजीनियरिंग, आईआईटी दिल्ली से। दिल्ली से किए थे आप? मतलब आईआईटी जेईई मेंस निकाल कर आप गए थे क्या? जी बिल्कुल, एडवांस निकाल के, जेईई एडवांस निकाल के आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हुआ था। मतलब डबल परचम, जेईई मेंस एडवांस निकालने के बाद लोग बड़े बड़े आईआईटी एनआईटी में जाते हैं और वहां पे ही करियर की जो होती है ना, स्टेबिलिटी रख देते हैं कि भाई अब इसी लाइन में रहना है। लेकिन उसको भी लांघ कर ये बड़े भाई जी, अब इनको भाई जी बोल नहीं सकते, सर बोलेंगे हम, ठीक है, और लांघते हुए आईएएस की जो सफर है उन्होंने तय किया है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैट्रिक में जो आपका रिजल्ट रहा है वो कैसा रहा है? पहले तो बिल्कुल भाई जी बोल सकते हैं, क्योंकि हम आप लोगों के बीच से ही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं से हूँ और यहीं से निकला हूँ बाहर, तो चीज़ों को देखा है, समझा है, जो भी समाज में हमारे। दूसरा, मैट्रिक का जो हाँ, 10th का रिजल्ट मेरी सीबीएसई से थी। 10 सीजीपीए मेरी आई थी। हाँ। मैंने यही सेंट पॉल्स हाई स्कूल हाजीपुर से तैयारी करी थी। यानी कि फर्स्ट डिवीजन था ये आपका? जी जी बिल्कुल। और इंटर में जो आपकी साइंस की जो स्ट्रीम थी, तो इंटर में क्या रिजल्ट आए थे आपका? इंटर में मेरे 90% मार्क्स थे। अच्छा। 12th बोर्ड में। जी। ग्रेजुएशन आपका क्या था, कौन सा स्ट्रीम था उसमें? ग्रेजुएशन में मेरी सिविल इंजीनियरिंग थी। हाँ। आईआईटी दिल्ली से, जहाँ पे 8+ सीजीपीए से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। मतलब वो भी लगभग 80% से 80% प्लस, यानी एभव आप कह सकते हैं। यानी सारे जो मार्क्स हैं, सब के सब कह सकते हैं एक सिंपल सी लाइन में फर्स्ट डिवीजन है क्या? जी जी बिल्कुल। तो मतलब
ये चीज कैसे आप शुरुआत किए, कब आपने मतलब मैट्रिक पास किया, कब आपने इंटर पास किया? ये मैट्रिक मेरी 2015 में हुई है और मैंने 2015 में 10th क्लास करा। एक तो ये था कि 10th करने से पहले ही बचपन से ही मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था। कई सारे मुझे ओलंपियाड में अवार्ड्स भी मिले जब मैं 8th क्लास 9th क्लास में था। तो कई सारे ऐसे मैथ्स में बहुत ही रुचि थी। तो जब मैं 10th में भी था तो मैं 11th की चीज़ें पढ़ने की कोशिश करता था। यहाँ हाजीपुर जैसे छोटे शहरों में बहुत उस समय रिसोर्सेज नहीं थे 2014-15 में, बट जितने थे उसमें मैं कोशिश करता था कि कुछ आगे का पढ़ सकूँ। तो वो इंटरेस्ट था मैथ्स में नेचुरली, जिसकी वजह से ये डिसाइडेड था कि 12th में पीसीएम स्ट्रीम ही लेनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ये आपने जो फाइनल किया वो कौन से ईयर में किया आपने? 2015 में मैंने 10th क्लास क्वालिफाई किया था। और 17 में 12th? जी बिल्कुल, और 2017 4 साल लगे आपको सिविल इंजीनियरिंग जी को बिल्कुल। तैयारी करने के लिए, जी मतलब कंप्लीट करने के लिए। मतलब आपने जब 12th किया था उसके बाद भी आपका जो एनआईटी का सफर रहा है या फिर सिविल इंजीनियरिंग का जो भी आईआईटी सफर का है, जी। तो ये सारे मतलब सफर में कुछ समय लगे या फिर सीधा 12th के बाद सीधा आप आईआईटी में ही जंप कर गए? नहीं, मेरा सब कुछ ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हुआ। वाह! जब 12 2017 में मैंने करा, उसी बार मेरी रैंक आ गई आईआईटी जेईई एडवांस में, जिसकी वजह से मुझे आईआईटी दिल्ली सिविल इंजीनियरिंग मिली। सिविल इंजीनियरिंग में वो कब पास किए थे आप? वो मैंने 2021 में, 4 सालों को जैसे कोर्स होता है नॉर्मल इंजीनियरिंग डिग्री के, तो 2021 में मैं ग्रेजुएट हुआ। तो आप देख सकते हैं ये इनका एजुकेशन रहा है, किस तरीके से शुरुआती दौर से ही अव्वल रहे हैं। और पढ़ाई में जो मेडिटेशन होता है, जो बच्चे ऊब जाते हैं, उस पे क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से आप मेडिटेशन करते थे? किस तरीके से एकाग्रता जो होती है एजुकेशन के प्रति, स्टडी के प्रति, उस पे कितना कंसर्न थे आप? देखिए बिल्कुल, जब लंबी पढ़ाई होती है तो उबते ज़रूर हैं, सब लोग उबते हैं। मेडिटेशन एक तरीका होता है जिससे आप इनसे उभर सकते हैं। बहुत आसान नहीं होता, मैं पर्सनली भी मैंने बहुत कोशिश करी। जो वो मेडिटेशन होता है कि बैठ के आप 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेट करो, वो चीज़ मैंने कई बार कोशिश करी बट कर नहीं पाता था। नॉर्मल ऐसे मैं भी वैसा ही इंसान हूँ जिसमें फ्लॉज़ हैं, हर चीज़ें आइडियली सोचते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो वो चीज़ तो नहीं हो पाती थी, बट ये ज़रूर था जब भी पढ़ाई करता था, पढ़ाई में वो इंटरेस्ट था कि अगर 7-8 घंटे पढ़ रहा हूँ, उस टाइम में पूरा ध्यान पढ़ाई में ही है। बाकी टाइम अगर आप सोशल मीडिया भी यूज़ करता था, मैं कॉन्स्टेंटली इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह इन सब पे भी एक्टिव रहता था। एग्ज़ाम्स आते थे तो ज़रूर कभी बंद कर दिया, 2-3 महीने ऐसे पीक टाइम में तो बंद कर देता था। बट ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी चीज़ें आप करते रहो ताकि आप मोटिवेटेड रहो, फन भी अपनी लाइफ में बरकरार रखो। अच्छा, सोशल साइट कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं? कई बार हो जाता था, जब आप ज़्यादा यूज़ करते हो, कई बार आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया ज़्यादा कर रहे हो, आप जो डेली के अपने टारगेट्स बना रहे हो उसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तब ज़रूर रियलाइज़ होता था ये चीज़ की थोड़ी-सी शायद थोड़े कम करने की ज़रूरत है। और कई बार जैसे इंसान है, हम ऐसे कम करना इतना ईज़ी नहीं होता, तो फिर कई बार कि चलो डिलीट कर देता था सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह डीएक्टिवेट कर दो ताकि फ़ोकस पढ़ाई पे थोड़ा हो सके। कभी ऐसा हुआ कि जब आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो मम्मी कान ऐंठ के या चाँटा लगाई हो? चूँकि 10th के बाद से ही मैं बाहर बाहर रहा हूँ, तो ये घर वाला सीन ज़्यादा नहीं रहा था। बट हाँ, बचपन में भी जब पढ़ाई करते थे और पढ़ाई के टाइम पे टीवी देख के करते थे, तो मम्मी थोड़ा डाँटती थी, प्यार से ही डाँटती थी। बट पता था कि पढ़ लेता है बच्चा, कर लेता है, तो उनको भरोसा था। बट हाँ, हर माँ-बाप की तरह उनका रहता था कि फ़ोन कम यूज़ करो, ज़्यादा ज़्यादा फ़ोन पे मत दिमाग लगाओ, तो ये तो रहता था बिल्कुल। एक बात तो ये भी सत्य है प्रिंस जी कि आपसे ज़्यादा माँ-बाप का सीना चौड़ा होगा अभी। जी, जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुश हैं, मतलब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरे लिए तो ये सच कहें तो ऐसा है कि एग्ज़ाम खत्म हुए तो रिलीफ़ ज़्यादा है कि अब आगे प्रिपरेशन नहीं करनी है, ये लंबी जर्नी है जिसका फाइनली एंड हुआ है। बट वो सच में बहुत खुश हैं, उनको ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने खुद से ही सफलता प्राप्त करी है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश है मेरे से। क्योंकि आप सब जब बच्चे सफल हो जाते हैं तो माँ-बाप को लगता है कि मैं सफल हो गया, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा ही यही होती है कि हमारे जो बाल बच्चे होते हैं वो आगे बढ़ जाएँ। तो हमारे वैशाली के जो भी लोग देख रहे हैं आपको, क्योंकि देखिए आप तो घर के लोगों के यानी पेरेंट्स के जो सीना चौड़ा तो किए ही किए हैं, हमारे देश के साथ-साथ स्थानीय जो लोग हैं, वो लोग भी आपसे काफ़ी प्रभावित हैं इस चीज़ को लेकर। उन लोगों के लिए क्या मैसेज देने का काम करेंगे आप? यही मैसेज दूँगा कि जब आप में से ही कोई लड़का निकल के जो छोटे शहर से पढ़ा है, जिसने टियर 3 सिटी से पढ़ाई करी है, वो अगर निकल के और देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी जा सकता है और वहाँ से जाकर यूपीएससी अगर क्लियर कर सकता है, तो हर बच्चा गाँव में है, कहीं भी है, उसको ये रास्ता दिखना चाहिए कि ये बहुत ही पॉसिबल चीज़ है, फ़ीज़िबल चीज़ है और वो भी कर सकते हैं अगर वो सही रास्ते पे मेहनत लगातार करते रहें। ऑल इंडिया रैंकिंग, कहने का मतलब ये तो सपना है। 141 किसी को मिलता है तो किसी को नहीं मिलता है।
कहीं इंसान प्रिपरेशन करते रहता है और वहां से क्विट कर जाता है। आपने कितने अटेम्प्ट में यूपीएससी मतलब क्रैक किया वो बताइए। जी, ये मेरा तीसरा प्रयास था। हम्म, पहले पहला प्रयास कब था? पहला प्रयास मैंने 2022 में दिया, क्योंकि 2021 में मैं जब ग्रेजुएट हुआ था, मेरी उम्र 21 साल नहीं हो रही थी, कट ऑफ 21 साल की नहीं थी, तो मैं उसमें एलिजिबल नहीं था एग्जाम देने के लिए। तो 2022 में मैंने पहला प्रयास लिया अपना। उस समय मैं घर पे ही, क्योंकि कोविड के बाद से घर पे ही रह रहा था, तो घर से ही मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, जिसमें प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। और फिर सेकंड? फिर सेकंड अटेम्प्ट, फिर उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। मुझे थोड़ी यहाँ पे लगी कि पीयर ग्रुप लैकिंग है, पढ़ते हैं, थोड़ी मॉनिटरिंग की पर्सनली मुझे ऐसे फील हुई कि शायद अगर मॉनिटरिंग रहेंगे लोग तो शायद मैं ज़्यादा मोटिवेटेड रह पाऊंगा। तो और कुछ, चूंकि मेरे फ्रेंड्स प्रिपरेशन करते थे, तो फिर मैं 2022 में चला गया और 23 में मैंने अपना दूसरा प्रयास दिया। जैसे पहला प्रयास में आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया था? नहीं, पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाया था। हाँ। जी। और सेकंड में? सेकंड में मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था, बट मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया था। और थर्ड में आपने मेंस के साथ साथ इंटरव्यू कर जी जी बिल्कुल। और देख सकते हैं कि लोग जो होते हैं एक बार ट्राई करते हैं, दो बार ट्राई करते हैं, इन्होंने बार बार प्रयास करके ये जो 141 का जो सफ़र है ऑल इंडिया रैंकिंग का, इन्होंने सफलतापूर्वक हासिल किया। ये हमें बताइए कि आपका जो जैसे मेन जो पेपर था आपका मेंस का, वो कौन से पेपर थे आपके? मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था, जो कि 2 पेपर्स होते हैं ऑप्शनल के, तो मैथमेटिक्स के 2 पेपर, उसके अलावा जीएस के 4 पेपर और एसए का जो पेपर होता है वो सबके लिए कॉमन होता है। वो तो कॉमन होता है। मतलब सेकंड जो पेपर होता है वो कंपलसरी होते हैं, जो भी अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, वही आपका। हाँ जी, उसको ऑप्शनल पेपर बोलते हैं, तो वो मेरा मैथमेटिक्स था। चलिए देख सकते हैं। और आपकी जो तैयारी थी वो कौन से, कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह से भी आपने तैयारी किया क्या? जी, कॉलेज में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। जब मैं कॉलेज में था तो विजन आईएएस करके कोचिंग मैंने ज्वाइन करी थी, बट कोविड का टाइम था तो मैं बहुत ऐसे रेगुलरली अटेंड नहीं कर पाया, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस थी वो, तो कोविड के कारण और बाकी कारणों से नहीं कर पाया था, तो वो डिसकंटिन्यू हो गई थी। बट थोड़ी सी वहाँ से, और उसके बाद बाकी सोर्सेज, बाकी सेल्फ स्टडी और कुछ ऐसे यूट्यूब के सोर्सेज, फ्रीली अवेलेबल जो सोर्सेज हैं, वहाँ से थोड़ी पढ़ाई करके और फिर ये मतलब आप पूरे जैसे जर्नी में यूपीएससी क्रैक करने से लेकर जब शुरुआती दौर पे था, पूरे जर्नी में आप अपने स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए कितना टाइम वहाँ पे देते थे? ये मेरा प्रयास रहता था कि ऑन एन एवरेज आप 7 से 8 घंटे की पढ़ाई कर लो। अगर इतनी पढ़ाई होती थी तो मुझे, जो कहते हैं कि रात को अच्छी नींद आती थी कि आज का काम पूरा हुआ, तो वो फीलिंग होती थी। कई बार नहीं हो पाती थी, कई बार 4-5 घंटे भी पढ़ाई हुई, कई बार नहीं भी मन होता था। बट ये रहती थी कि ऐसा ऑफ डेज महीने में 1-2 बार 3 बार आ जाए, ज़्यादा नहीं आए। तो ये रहता था 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी है। एग्जाम्स आते थे तो ज़रूर कभी 9 घंटे 10 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी। बंद कमरों में आपने तैयारी किया 7-8 घंटे, क्योंकि खुलेआम तो कर नहीं सकते हैं, शांति चाहिए इस पढ़ाई के लिए। पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरा भी अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं किसी लोगों को ऐसा लगा जो कि ये मतलब कहीं ताना, क्योंकि जिस वर्ग से हम लोग आते हैं कहीं ना कहीं लोग ताना मारते हैं कि हाँ फलानमा का बच्चा कर रहा है, फेल हो गया। इस प्रकार का कुछ ऐसे शब्द सुनने को मिले थे क्या आपको? देखिए, जब मैं तैयारी कर रहा था, मैं दिल्ली था, जो मैंने 2 अटेम्प्ट्स जब सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये था कि चूंकि घर से दूर था तो बहुत जो बाहरी, जिसको बोले कि शोर या जो आवाज़ है, वो मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स शायद मेरे तक नहीं आने देते थे। तो मुझे वो बात पता नहीं चलती थी। अगर वो बोलते भी होंगे शायद पेरेंट्स सुनते थे, और मुझे लगता है यहाँ उनका रोल बहुत होता है पेरेंट्स का, कि वो बच्चों तक सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ जो मोटिवेट कर सके वो पहुँचाते थे। तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ थी। जब फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो क्या उस टाइम जो पीरियड था वो टाइम पीरियड आपके लिए कितना मतलब स्ट्रेसफुल था, या फिर उसको आप कह सकते हैं कि इंजॉयबल करके उसको आप सुधार करके आगे की तरफ बढ़े हैं, कैसे, हाउ? जी देखिए, स्ट्रेसफुल तो था। पहला प्रीलिम्स नहीं होने के बाद ही उम्मीद सबको होती है कि मेहनत करेंगे, पहले अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छा कर लेंगे, सब इसी उम्मीद से स्टार्ट करते हैं जर्नी को। लेकिन जब नहीं हुआ तो एक लीन फेज जिसको बोलते हैं वो ज़रूर आया था। 3-4 महीने बहुत ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही थी। मन नहीं होता था, लगता था कि यार क्या गलती हो गई पिछले प्रयास में। तो जो आगे का ना सोच के पीछे के सोचने वाली टेंडेंसी है, जो नेगेटिव टेंडेंसी है, उसमें ज़्यादा चले जाते हैं। तो रहा मेरे साथ भी, 3-4 महीने नहीं पढ़ाई हुई। बट फिर यही रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, और समझ कहीं बैक ऑफ द माइंड में थी कि टाइम लगता है चीज़ों में, तो जो गलतियाँ करी उससे सीखते हैं, और फिर जो बाकी के 4-5 महीने बचे उसमें मैंने कोशिश करी, प्रीलिम्स क्वालिफाई करा, बट मेंस फिर आगे नहीं हो पाया था। मतलब आप एक जिला के अधिकारी बनने जा रहे हैं, यूं हम लोगों के लैंग्वेज में बोला जाए, गांव के लैंग्वेज में, कि आप एक जिला के मालिक बन जाएंगे। क्योंकि
पीएम सीएम प्रत्येक 5 साल पे, और उसके जो होते हैं वोटिंग वगैरह वो सब बदलते रहते हैं। लेकिन यूपीएससी फाइट करने वाले लोग एक परमानेंट कह सकते हैं, होल लाइफ जनता के सेवा के लिए तत्पर खड़ा रहता है। इस चीज को आप किस नजर से देखते हैं? जी, बिल्कुल, बहुत बड़ा दायित्व है ये कि जो ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, परमानेंसी होती है ब्यूरोक्रेसी में कि आपको नॉन पार्टीशन रहना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ आएँगी, जाएँगी, बदलती हैं, बट ब्यूरोक्रेसी का जो काम है, वो लॉज़ और रूल से डिफाइंड होता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारी गाइडिंग लाइट हुई, संविधान जो कहता है आपको वो चीज़ें फ़ॉलो करनी है, जो नियम कानून कहते हैं, वो फ़ॉलो करने हैं, रादर दैन कि किसी भी पार्टीशन लाइन्स पे चलना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ या इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होना। ये हमें यूपीएससी की जर्नी के दौरान भी सिखाया जाता है। कोर्स एक एथिक्स का जो कोर्स है वहाँ सिखाते हैं इससे। तो ये है कि आप अगर अपने रास्ते पे रहोगे तो बाकी चीज़ें आपको बॉदर नहीं करेंगी। आप ईमानदारी, इंटेग्रिटी से कर पाओगे तो बहुत सेफगार्ड्स हैं, प्रोवाइडेड हैं जो हमारे कानून में, जिससे आप अच्छा काम कर सकते हो। एक तरफ सामाजिक ज्ञान देखें कि आप जी अभी के जो वर्तमान समय में जो सामाजिक ज्ञान है, और एक होती है किताबी ज्ञान। ये दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं विपरीत भी है, क्योंकि जो किताबी लैंग्वेज कहता है, जो वो सिखाता है हमें, वो समाज कहीं न कहीं थोड़ी-सी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस मेंटेन करके चलती हैं। और अगर मान लीजिए इसी चीज़ को अगर देखते हुए आपकी जो काम करने का जो तरीका होगा, जब आप पोस्ट पे जाएँगे, जब आप अपनी कुर्सी के कार्यभार को सँभालेंगे, तो उस समय अगर मान लीजिए यानी बाहरी जो भी प्रकार के जो टेंशन्स आएँगे, प्रॉब्लम आएँगे, कहीं न कहीं ऊपर से दबाव आएँगे, लेकिन जो आपके संविधान के खिलाफ होगा, उस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल, मुझे लगता है हर फ़ील्ड की तरह चुनौतियाँ यहाँ भी होती हैं। हुँ, बाहरी इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे होते हैं, हुँ, लेकिन इस पे मुझे एक गांधी जी का एक कोट याद आ रहा है इंग्लिश हाँ, में कि देयर इज़ अ कोर्ट बिगर दैन द कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड दैट इज़ द कोर्ट ऑफ कॉन्शियंस। हुँ, जिसका मतलब है कि जो एक तो कोर्ट्स है जो न्याय की चीज़ों को देखती है, उनसे भी बड़ा एक कोर्ट है जो कि अपनी अंतरात्मा का है। तो अगर आप अंतरात्मा जो आपकी सच्चाई है, उस रास्ते पे चलोगे, भले ही थोड़े इन्फ्लुएंसेस आएँगे बाहर से, आपको डेविएशन फ़ील होगा, बट अगर जो सच आपको लग रहा है, जो आप इंटीग्रिटी जो बोलते हैं कि हाईएस्ट मोरल स्टैंडर्ड्स फ़ॉलो करने हैं, अगर वो चीज़ें करोगे, तो आप इन सबको बहुत अच्छे से फ़ॉलो कर सकते हो। बिल्कुल चुनौतियाँ हैं, सबकी लाइफ़ में आती है, वो एक पार्ट है, बट उससे ही सीखना है और तभी बदलाव आते हैं जब हर एक इंसान अपने पोस्ट पे या जितना उसको दायित्व मिला है, अगर उस पे वो सुधार कर सके तो इवेंचुअली तभी चीज़ें धीरे-धीरे बदलती हैं और वो बदल भी रही है हमारे देश में, समाज में हमें दिखता भी है कि कितने पॉज़िटिव बदलाव आए हैं। ये जो सफलता आपको प्राप्त हुई है, श्रेय किनको देना चाहेंगे आप? अब सबको क्योंकि कहा कहा जाता है कि कहीं न कहीं माँ-बाप का हाथ होता है, और एक बैकग्राउंड पे कहीं न कहीं किसी महिला का हाथ होता है। वो थोड़ा-सा हमें खुलकर बताइए। देखिए, माता-पिता का तो बहुत रोल रहा है, मम्मी-पापा का और महिला बहुत हम जो कभी जो ऐसी फ्रेंड मिली अपने पढ़ाई के टाइम में कि जो आपको इंस्पायर करने का काम किए कि हाँ प्रिंस, तुम ऐसे करो, आगे बढ़ जाओगे? बिल्कुल, बहुत सारे दोस्त मिले हैं, लड़कियाँ भी मिली हैं, लड़के भी मिले हैं और बहुत पॉज़िटिव वे में, क्योंकि चूँकि मैं आईआईटी से हूँ, एक बहुत अच्छा पीयर ग्रुप है, तो हर जो बोलें कि जेंडर के जो फ्रेंड्स हैं, मेल, फीमेल सब मिलते हैं और सब तरीके से वो मोटिवेट करते हैं, तो बिल्कुल ये चीज़ रहा है। अच्छे दोस्त मिले हैं, इसका सौभाग्य तो रहा ही है, उन्होंने बहुत हेल्प करी है और महिलाओं की बात है तो मैं बोलूँगा माता-पिता के अलावा दीदी होती हैं, घर में जो होती हैं महिलाएँ, वो भी आपको मोटिवेट करती हैं, तो बिल्कुल बहुत महिलाओं का भी रोल रहा है इसमें। वैशाली के डीएम यशपाल मीणा सर, आपको पता चला मॉर्निंग में कि आप निकल रहे हैं उनसे मिलने के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद सर ने आपसे क्या कहा? सबसे पहले तो बधाई दी उन्होंने मुझे कि बहुत नाम रोशन करा है, ज़िले का नाम रोशन करा है, बहुत ही खुश थे वो। उसके बाद उन्होंने जनरल चीज़ें मेरे से पूछी कि क्या सर्विसेज़ मिलेंगी, क्या कैडर मिलेंगी, इस पे रहा और 2 जनप्रतिनिधि भी वहाँ मौजूद थे। वैशाली और हाजीपुर के विधायक भी मौजूद थे, तो उन्होंने उनसे भी भेंट मुलाकात करवाई कि यही जनप्रतिनिधि हैं, इनके साथ मिल के काम करना है, सहयोग के साथ काम करना है, ताकि देश और समाज का भला हो। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि बहुत खुशी का पल है, चूँकि उनकी भी एक्सपीरियंस वही रह चुका है। उन्होंने बोला इस मोमेंट को एन्जॉय करो 2-3 महीने और तैयार करो अपने आप को कि आगे की जो जर्नी होगी, जो आगे की 30 साल, 35 साल अगर सर्विसेज़ में गुज़ारोगे, तो जो ज़िंदगी होगी, उसको कैसे अच्छे से करना है, उसके लिए अपने आप को तैयार करो। आप जब तैयारी किए यूपीएससी फाइट करने के लिए, तो किस तरीके से पैटर्न, सिलेबस, रूटीन तैयार किए? वो थोड़ा हमें, वैसे बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं या फिर काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं, जो सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा-सा आप अपना पैटर्न बताइए, किस तरीके से आपका वो था?
देखिए अगर इसको मैं 3 पार्ट में अगर तोड़ूँ, प्रीलिम्स से स्पेसिफिक बात करूँ, तो प्रीलिम्स में हॉरिजॉन्टल कवरेज थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि बहुत सारे न्यूज़ेज़ हैं, आप उन इन्फॉर्मेशन को पढ़ो, आपको थोड़ा-थोड़ा ऊपर-ऊपर सबके बारे में नॉलेज होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कवरेज होनी चाहिए चीज़ों की। तो उस मोटिव से पढ़ता था, जो भी अगर कोई न्यूज़ मैं करंट अफेयर्स में पढ़ रहा हूँ, जो भी मैगज़ीन फॉलो कर रहा हूँ, तो हर चीज़ का मैंने थोड़ा-थोड़ा नॉलेज ले लिया। बाकी जो बुक्स हैं बहुत स्टैटिक की, जो मार्केट में सबको पता है कौन से बुक्स फॉलो करते हैं, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत फॉर एग्जांपल, स्पेक्ट्रम होती है हिस्ट्री के लिए, तो ये बुक्स तो थी जो मैंने भी फॉलो करी। मैथ्स में मेन फोकस एनसीईआरटी पे रहा था क्या आपका? मेंस में एक तो मेरा ये रहा था कि जो यूपीएससी एक सिलेबस हमें डिफाइन करती है, तो ये कोशिश थी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे पास नोट्स हो। तो कुछ कोचिंग है, जैसे एक शून्य आईएएस करके कोचिंग है, जिसकी मटेरियल मैंने फॉलो करी थी। वो सिलेबस स्पेसिफिक थोड़े कंटेंट बनाते हैं मीन्स का, तो वहाँ से मैंने फॉलो करा। और उसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स, जो न्यूज़पेपर में कुछ कंटेंट मिलता था, तो उसको वैल्यू एडिशन के तौर पे ऐड करता था अपने कंटेंट में। वहाँ पे वर्टिकल कवरेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि किसी भी टॉपिक का थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस हो जाए। अच्छा, तो देख सकते हैं हमारे साथ में अभी प्रिंस राज जी जुड़े हुए थे, जो कि ऑल इंडिया रैंकिंग 141 लाकर पूरे वैशाली जिले को गौरवान्वित करने का काम किया है। और मैं बता दूं, ये इनका उम्र महज 25 साल है, और 25 साल की उम्र में अब ये पूरे जनप्रतिनिधि के साथ अपनी जो कार्यशैली है, जो कार्यभार है, वो पूरे जनता के हित में ये काम कुर्सी संभालने के लिए अब तैयार है, तत्पर हैं। और यही है कि अभी पूरे समय इन मतलब काफ़ी समय से ये बिजी चल रहे हैं, सुबह से लेकर शाम हो गए हैं, और मिठाई खाते खाते सर का भी पेट फूल गया है। तो देखिए, इनका जो सफ़र था उनके लिए मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन करता हूँ सर, और यूं ही आप आगे बढ़ते रहिए। और हम लोग की जहाँ ज़रूरत हो, मैं आप लोग के सपोर्ट में हूँ, और जितने भी जनता लोग आपको देख रहे हैं वो सारे लोग आपके समक्ष में हैं। कैसा लगा ये वीडियो प्रिंस राज सर से मिलकर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विशाल कुमार विदा लेता है। जय हिंद।